हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। आप सभी को 2024 की राम राम। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए साफ कर दिया एजेंडा। जय श्री राम और तालियों की गूंज, राष्ट्रपति को भी रोकना पड़ा भाषण। जाने संसद में ऐसा क्या हुआ। भजनलाल ने जमकर की कांग्रेस की खिंचाई, कहा न पर्ची की न खर्ची की, यह धरती पुत्रों की सरकार है। सोनिया गांधी या प्रियंका वाड्रा हिमाचल प्रदेश से कर सकती है राज्यसभा में एंट्री। मंदिर में गैर हिंदुओं के एंट्री बैन, एससी ने कहा ये पिकनिक स्पॉट नहीं, फैसले से बढ़ेगा सौहार्द। बिग बॉस 17 का विनर बनते ही विवाद में फंसे मुनव्वर फारूकी, डोंगरी में भीड़ जुटाना पड़ा भारी। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज 2024 लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए पीएम मोदी ने सबको राम राम कहकर बीजेपी का एजेंडा भी बता दिया। यही नहीं, पीएम मोदी ने आज विपक्ष को जमकर सुनाया। उन्होंने संसद में शोर शराबा करने वाले सांसदों को सीख देते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार ये सांसद देश को बढ़ाने के लिए अपनी बात रखेंगे। पीएम मोदी ने विपक्ष के सांसदों को सुनाते हुए कहा कि जिन्होंने सिर्फ नकारात्मक, हुड़दंग, शरारतपूर्ण व्यवहार किया होगा, उनको शायद ही कोई याद करे। पीएम मोदी ने जाते जाते सबको मेरा राम राम बोलकर 2024 लोकसभा चुनाव को एजेंडे को सेट कर दिया है। 17वीं लोकसभा के अंतिम सत्र से पहले पीएम मोदी ने कहा कि मैं आशा करता हूँ कि 10 वर्ष में जिसको जो रास्ता सूझा, उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन वोटिंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं, तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे। पीएम ने कहा कि वो सांसद जिन्होंने पिछले 10 साल में जो किया, अपने संसदीय सत्र में भी जाकर सब लोगों से पूछ ले, किसी को याद भी नहीं होगा। पीएम मोदी ने कहा कि विरोध का स्वर तीखा ही क्यों ना हो, लेकिन जितने सदन में उत्तम विचारों से सदन को लाभान्वित किया होगा, उनको बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा। आने वाले दिनों में जब संसद की चर्चाएं लोग देखेंगे, तो उनका एक एक शब्द इतिहास की तारीख बनकर आएगा। पीएम मोदी ने इशारों में विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि बजट सत्र में हुड़दंग करने वाले सांसद के लिए पश्चाताप का अवसर है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमारी सरकार का विरोध किया और अपनी बुद्धि से हमारे खिलाफ तीखी तीखी प्रतिक्रियाएं दी होगी, उसको लोकतंत्र प्रेमी जरूर पसंद करेंगे। लेकिन जिन्होंने सिर्फ नकारात्मक, हुड़दंग और शरारतपूर्ण व्यवहार किया है, उसको शायद ही कोई याद करेगा। ये बजट सत्र ऐसा फुटप्रिंट छोड़ने का अवसर है। सभी सांसद इस उत्तम अवसर को नहीं जाने दे। उत्तम परफॉर्मेंस करिए, देश के लिए अच्छे विचार रखिए, देश को उत्साह और उमंग से भर दीजिए। पीएम मोदी ने बजट सत्र से पहले नारी शक्ति की भी बात कही। उन्होंने कहा कि आज बजट सत्र में आरंभ में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भाषण होगा। इसके बाद कल निर्मला सीतारमण कल अंतरिम बजट पेश करेगी। उन्होंने कहा कि यह एक प्रकार से नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। पीएम मोदी ने कहा कि आप तो जानते ही हैं, जब चुनाव का समय निकट होता है तो पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हैं। पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर आएंगे। इस बार एक दिशा निर्देशक बातें लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हम सब के सामने कल अपना बजट पेश करने वाली है। आप सभी को 2024 के वर्ष का राम राम।
संसद का बजट सत्र गुरुवार से शुरू हो गया है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के सदस्यों को संबोधित किया। बजट सत्र की शुरुआत में अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, अमृतकाल की शुरुआत में यह भवन बना है। यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस नए भवन में नीतियों पर सार्थक संवाद होगा। ऐसी नीतियाँ जो आज़ादी के अमृतकाल में विकसित भारत का निर्माण करेगी। इस दौरान राष्ट्रपति ने राम मंदिर का भी जिक्र किया। राम मंदिर का जिक्र आते ही संसद में सत्ता पक्ष की तरफ से जोरदार तालियां बजी। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी, आज यह सच हो चुका है। राष्ट्रपति ने इतना कहने के दौरान ही संसद में सत्ता पक्ष के सांसद उत्साह से लबरेज नजर आए। इस दौरान पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही अन्य मंत्रियों ने भी सदन की मेज थपथपाकर अभिभाषण के अंश पर अपनी खुशी को व्यक्त किया। इस दौरान कई सदस्यों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हम सभी बचपन से गरीबी हटाओ के नारे सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब हम बड़े पैमाने पर गरीबी को दूर होते देख रहे हैं। नीति आयोग के अनुसार मेरी सरकार के एक दशक के कार्यकाल में लगभग 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को लेकर आशंकाएं थी, लेकिन आज वो इतिहास हो चुकी है। राष्ट्रपति ने कहा कि इसी संसद ने 3 तलाक के विरुद्ध कड़ा कानून बनाया। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में आगे कहा कि इसी संसद ने पड़ोसी देशों से आए पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने वाला कानून बनाया है। मेरी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन भी लागू किया है। कोई भी राष्ट्र तेज गति से तभी आगे बढ़ सकता है जो वो पुराने चुनौतियों का पूरा परास्त करते हुए अपने ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा भविष्य निर्माण में लगाए। पिछले 10 वर्षों में भारत ने राष्ट्रहित में ऐसे अनेक कार्यों को पूरा होते हुए देखा है जिनका इंतजार देश के लोगों को दशकों से था। राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी, आज ये सोच हो चुका है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर शंकाएं थी, आज वो इतिहास हो चुकी है। इसी संसद ने 3 तलाक के विरुद्ध कड़ा कानून बनाया है। इसी संसद ने हमारे पड़ोसी देशों से आए पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिक देने वाला कानून बनाया। मेरी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन की भी लागू किया, जिसका इंतजार 4 दशकों से था। ओआरओपी लागू होने के बाद अब तो पूर्व सैनिकों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के बाद सरकार की ओर से उत्तर दिए जाने के दौरान पूरे 2 घंटे 10 मिनट तक अपना संबोधन दिया। सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर गरजते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में तो काम कराने की प्रीपेड सेवा लागू थी, जितने पैसे डाले उतने ही दिन काम होता था। कांग्रेस की ओर से हमेशा पर्ची सरकार होने के आरोप लगाने पर भी भजनलाल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पर्ची की सरकार का किस्सा तो 25 सितंबर 2022 को हुआ था, जब कांग्रेस सरकार की विधायक दल की बैठक होनी थी और पर्ची आई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ सदस्यों के मन में पर्ची का डर है, इसलिए यही कहूंगा कि औरों के ख्यालात की लेते हो तलाशी अपने गिरबान में झांका नहीं जाता।
सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि विपक्ष के सदस्य बार बार भाजपा की सरकार को पर्ची की सरकार कहकर उपहास कर रहे हैं। भजनलाल ने कहा कि वे गांव से आते हैं और एक छोटे से किसान के बेटे हैं। हाथ से हल चलाया है और 40 फीट गहरे कुएं में भी उतरे हैं। उनके जैसे सामान्य व्यक्ति के मुख्यमंत्री बनने से विपक्ष के कुछ साथियों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए उनकी बातों को मजाक में लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार यानी 31 जनवरी को कांग्रेस की जमकर खिंचाई की। राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के बाद सरकार की ओर से उत्तर दिए जाने के दौरान सीएम भजनलाल ने पूरे 2 घंटे 10 मिनट यानी 130 मिनट तक अपना संबोधन दिया। इन 130 मिनट में से 90 मिनट तक वे कांग्रेस पर गरजते हुए सियासी प्रहार करते रहे। उन्होंने कहा कि यह सरकार ना तो पर्ची की है और ना ही खर्ची की, यह तो धरती पुत्रों की सरकार है। कि आप ये समझौता हमने किया था, आपने ऐसा कर दिया। अरे भाई तुमने क्या कर दिया? ये हमारा ही था, हम पर जितना है जितना करेंगे। तुम कौन होते हो? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? काहे के लिए पूछ रहे हो? क्या किया तुमने? क्यों पूछ रहे हो? हमने हमारा था, जितना है जितना लेंगे, जितना है जितना छोड़ेंगे। तुम क्यों, क्या बात करना चाहते हो? ऐसे पूछ रहे भाई। मैं आपको जवाब देता, सुनिए, मैं आपको जवाब देता। एक मिनट मेरी सुनिए, मैं आपको जवाब देता। आप मेरे से इस बात को कहते कि हमारी योजना थी, हमने इतने की योजना बनाई, आपने उसमें से इतना पानी छोड़ दिया, आपने इतना क्यों नहीं लिया? वो हमारी थी, वही हमने बता दी। आप कह रहे ठीक है साहब, ठीक है, यही ठीक है। क्यों? आपने कोई योजना बनाई क्या? आपने कुछ बनाया क्या? आप बता। मैं तो अब कह रहा हूं आपसे, आप मेरे को बता दो। राज्यसभा चुनाव के लिए सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा है। जी हां, इस तरह की अटकलें हैं कि गांधी परिवार से कोई व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट के लिए चुनाव लड़ सकता है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मंगलवार को यह कहकर चर्चा को बढ़ा दिया कि यदि उनकी इच्छा हो तो सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा राज्यसभा के लिए चुनावी मैदान में उतारे जा सकते हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि यह संभव है, हम उनसे चर्चा करेंगे और अगर उन्हें यह उचित लगेगा तो यह सीट उन्हें दी जा सकती है। 5 बार लोकसभा सांसद रही और अब रायबरेली का प्रतिनिधित्व कर रही सोनिया ने पिछले कुछ समय से लगातार वो बीमार चल रही है। स्वास्थ्य कारणों से रोजमर्रा की राजनीतिक गतिविधियों में उतनी सक्रिय नहीं नजर आ रही है। संभव है कि वह इस बार रायबरेली से चुनाव भी ना लड़े। हालांकि इस संबंध में अभी तक आधिकारिक रूप से पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। ऐसे में यदि वह राज्यसभा का विकल्प चुनती है तो मुख्य सवाल यह होगा कि क्या प्रियंका लोकसभा चुनाव में उनकी जगह लेगी। प्रतिभा के सकारात्मक बयान को देखते हुए दूसरी संभावना यह है कि प्रियंका गांधी राज्यसभा में आएगी, वही सोनिया फिर से पारिवारिक क्षेत्र से चुनाव लड़ सकती है। सोनिया गांधी ने वर्ष 2019 के आम चुनाव में रायबरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, जबकि प्रियंका गांधी न तो लोकसभा से सांसद है और न ही राज्यसभा की सदस्य। हिमाचल प्रदेश की एक सीट सहित राज्यसभा की 56 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी की तलाश शुरू कर दी है। कांग्रेस के पास 68 सदस्यीय राज्य विधानसभा में 40 सीटें हैं। राज्यसभा की यह सीट 2 अप्रैल को नड्डा के 6 साल के कार्यकाल की समाप्ति के बाद खाली हो रही है, जो राज्य में भाजपा की सत्ता में वापसी के बाद 2018 में चुने गए थे। राज्य में इस एकमात्र सीट के लिए मतदान अगले महीने राज्य विधानसभा के बजट सत्र 14 से 29 फरवरी के दौरान होगा। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत तय है। फिलहाल राज्य की तीनों राज्यसभा सीट बीजेपी के पास है। नड्डा के अलावा राज्य से 2 अन्य राज्यसभा सदस्य इंदु गोस्वामी और सिकंदर कुमार है।
मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के हिंदू धर्म और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग को सभी हिंदू मंदिरों में बोर्ड लगाने का निर्देश दिया है, जिसमें यह लिखा होगा कि गैर हिंदुओं को मंदिरों में कोडिमारम यानी ध्वज स्तंभ क्षेत्र से आगे जाने की अनुमति नहीं है। हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने अपना आदेश जारी करते हुए ये भी कहा कि हिंदुओं को भी अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ की न्यायमूर्ति एस श्रीमती ने डी सेंथिल कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। सेंथिल कुमार ने प्रतिवादियों को अरुगिल्मो पलानी, धनदायतुपानी स्वामी मंदिर और उसके उप मंदिरों में केवल हिंदुओं को जाने की अनुमति का निर्देश देने का अनुरोध किया था। उन्होंने मंदिरों के सभी प्रवेश द्वार पर इस संबंध में बोर्ड भी लगवाने का निर्देश का अनुरोध किया था। भगवान मुरुगन मंदिर डिंडीगुल जिले के पलानी में स्थित है। अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए प्रतिवादियों को मंदिरों के प्रवेश द्वार, ध्वज स्तंभ के समीप और मंदिर में प्रमुख स्थानों पर बोर्ड लगाने के निर्देश दिए, जिसमें यह लिखा हो कि गैर हिंदुओं को मंदिर के भीतर कोडिमारम के आगे जाने की अनुमति नहीं है। मंदिर की तलहटी में एक दुकान चलाने वाले याचिकाकर्ता ने कहा कि कुछ गैर हिंदुओं ने मंदिर अधिकारियों के साथ तर्क दिया कि यह एक पर्यटक स्थल है और यह कहीं भी नहीं लिखा है कि गैर हिंदुओं को अनुमति नहीं है। केवल पलानी मंदिर के संबंध में आदेश को सीमित करने के तमिलनाडु सरकार के अनुरोध को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि चूंकि एक बड़ा मुद्दा उठाया गया है, इसलिए यह आदेश राज्य के सभी मंदिरों पर लागू होगा। जस्टिस श्रीमती ने कहा, यह प्रतिबद्ध विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करेंगे और समाज में शांति सुनिश्चित करेंगे। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार की ओर से ये दलील दी गई कि भगवान मुरुगन की पूजा गैर हिंदू भी करते हैं, वो मंदिर के रीति रिवाजों का पालन करते हैं। ऐसे में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के नाते संविधान के तहत नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना सरकार के साथ साथ मंदिर प्रशासन का भी कर्तव्य है। इस दौरान स्टालिन की सरकार ने तर्क दिया कि देवताओं में आस्था और विश्वास रखने वाले गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने से न केवल उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होगी, बल्कि यह उनके अधिकारों के विपरीत भी होगा। इस दलील को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि अधिकारी हिंदू धर्म में आस्था नहीं रखने वाले गैर हिंदुओं की भावनाओं को लेकर चिंतित है, लेकिन वे हिंदुओं की भावनाओं की रक्षा करने में विफल रहे हैं। जजों ने गैर हिंदुओं के एक समूह द्वारा तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर को पिकनिक स्थल मानने और इसके परिसर में मांसाहारी भोजन खाने के बारे में रिपोर्ट का उल्लेख किया। उन्होंने एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जिसमें कहा गया था कि दूसरे धर्म में मानने वाले के एक समूह ने अपने धर्म ग्रंथ के साथ मदुरै में मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में प्रवेश किया, गर्भगृह के पास गए और प्रार्थना करने की कोशिश की। जस्टिस श्रीमती ने कहा कि ऐसी घटनाएं संविधान के तहत हिंदुओं को दिए गए मौलिक अधिकारों में पूर्ण हस्तक्षेप के समान है। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और विवाद का चोली और दामन का साथ है। बिग बॉस 17 का विनर बनने के बाद एक बार फिर उनका नाम विवादों में आ गया है। इस बार ये मामला बिना इजाजत के ड्रोन का इस्तेमाल करने को लेकर है। मुंबई पुलिस ने ड्रोन ऑपरेटर के खिलाफ FIR दर्ज की है। आपको बताते हैं ये पूरा मामला कि बिग बॉस 17 जीतने के बाद मुनव्वर अपने घर पहुंचे। उनका घर मुंबई के डोंगरी में है। उनका स्वागत करने के लिए उस इलाके में हजारों लोगों की भीड़ जुट गई थी। इस यादगार लम्हे को कैद करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, उन्होंने ड्रोन ऑपरेटर से परमिशन के बारे में पूछताछ की। जब पता चला कि ड्रोन के लिए प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई, तो ड्रोन ऑपरेशन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। मालूम हो कि मुनव्वर बिग बॉस के 17वें सीजन के विनर है। उन्होंने अभिषेक कुमार और मन्नारा चोपड़ा को मात देकर ये खिताब अपने नाम किया है। टीवी की फेमस एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे को टॉप 3 में भी जगह नहीं मिली।
मुनव्वर जब शो में थे तब भी उनको लेकर विवाद हुआ था। उनकी एक्स गर्लफ्रेंड आयशा खान शो में आ गई थी और उन्होंने मुनव्वर पर उन्हें धोखा देने, टू टाइमिंग करने का आरोप लगाया था। मुनव्वर भी पूरे शो में नाज़िला सिताशी का जिक्र करते रहे, लेकिन जब मामला उछला तो पता चला कि उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल यानी 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। उससे पहले सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। सरकार ने इंपोर्ट किए जाने वाले मोबाइल कंपोनेंट्स पर आयात शुल्क में 5% कटौती कर दी है। इससे देश में मोबाइल के कल पुर्जे आयात करने का खर्च कम होगा और इसका फायदा कस्टमर को होगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि मोबाइल कंपोनेंट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को 15% से घटाकर 10% कर दिया गया है। इससे एप्पल और शॉमी जैसी कंपनियों को फायदा होगा जो भारत में मोबाइल बनाती है। साथ ही इन कंपोनेंट्स को बनाने में काम आने वाले इनपुट्स के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी को 0 कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मोबाइल के तमाम कंपोनेंट्स पर आयात शुल्क 10% कर दिया गया है। इसमें बैटरी कवर, मैन कैमरा लेंस, फ्रंट कवर, मिडिल कवर, बैक कवर, GSM एंटीना, PU केस, सिम सॉकेट, स्क्रू, प्लास्टिक और मेटल के मैकेनिकल आइटम्स जैसे कंपोनेंट्स शामिल है। इनका इस्तेमाल को असेंबल करने में होता है। अभी देश में बनने वाले ज़्यादातर मोबाइल के कल पुर्जे बाहर से मंगाए जाते हैं। उम्मीद की जा रही है कि इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से मोबाइल की कीमतों में भी कमी आएगी। इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ने एक बयान में कहा कि इस कदम से दिन में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा प्रतिस्पर्धा आएगी। इस कदम से एप्पल जैसी कंपनियों को भारत में महंगे स्मार्टफोन बनाने में मदद मिलेगी। भारत उन देशों में शामिल है जहां स्मार्टफोन इनपुट टैरिफ बहुत अधिक है। साल 2014 और 15 में देश में 78% मोबाइल का आयात होता था, जो 2022 और 23 में केवल 4% रह गया है। अब भारत में बिकने वाले 99.2% मोबाइल फोन देश में ही बने होते हैं। भारत का स्मार्टफोन निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 100% बढ़कर $11.1 अरब हो गया है। इस फाइनेंशियल ईयर में इसके $15 अरब पहुंचने की उम्मीद है। यह देश में बनने वाले कुल मोबाइल का 30% होगा।